अंबेडकर जयंती पर आप सबको सादर नमस्कार। जय भीम। कल हम अंबेडकर जयंती मनाएंगे जोर शोर के साथ और अंबेडकर के विचारों पर गहराई से विचार किया जाएगा। कुछ उत्साही जुलूस निकालेंगे, गोष्ठियाँ करेंगे। हम इसी संदर्भ में बात करेंगे। आज हमारे सामने हैं मोहनदास नेमिशराय ऐसे लेखक, दलित साहित्यकार, नाटककार, उपन्यासकार और पत्रकार। इसी संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका। अगर अंबेडकर को विश्व में किसी से तुलना की जा सकती है तो आपके समानांतर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारत में महात्मा गांधी का स्थान आता है। और भी अगर पीछे जाए तो गौतम बुद्ध का नाम आता है और इसके बाद कबीर का नाम आता है। इन सब से अंबेडकर का संदर्भ जुड़ता है। अंबेडकर दरअसल अपने समय की ऐसी विभूति, महामानव कहलाते हैं कि उन्होंने अनथक वो प्रयास किए जिससे सदियों से अंधेरे में रहे दलित समाज, विषमता मूलक समाज में अस्पृश्यता का दंश भोगते वो भारतीय समाज के निम्नतम पायदान पर रहने वाले, जो कीड़े मकोड़ों से भी बदतर जीवन गुजारने पर मजबूर किए जाते रहे और तुर्रा ये कि उन्हें फिर भी हिंदू समाज का अंग माना जाता रहा। इस व्यवस्था पर सबसे पहले सवाल बुद्ध ने उठाया था और उसके बाद सदियां गुजर जाती है। एक दलित समाज से ही एक व्यक्ति पैदा होता है जो सब कुछ बदल डालता है। यहाँ तक कि फर्श से अर्श तक पहुँचने की आपकी ज़बरदस्त संघर्ष यात्रा रही। इससे ये साबित होता है कि मंदिरों में, चर्चों में घंटा बजाने से आप मन की शांति जरूर पा लेते हो, लेकिन सामाजिक बदलाव के लिए समाज के धरातल पर ही खड़े होकर के विचार विमर्श करना होता है, संघर्ष करना होता है, शिक्षित बनना पड़ता है, संगठित रहना पड़ता है। आप ये देखेंगे कि जब भी गौतम बुद्ध को याद करते हैं तो इधर अंबेडकर के द्वारा, और अंबेडकर के द्वारा धर्म परिवर्तन क्यों कर किया गया, इन सब बातों पर विस्तार से बात की जा सकती है, क्योंकि यह समय इसी तरह की बात करने का, कुछ कर गुजरने का है। मेरे सामने है महानायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये दोनों तरफ जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, सिर्फ तस्वीर नहीं, ये एक ऐसा ऐतिहासिक उपन्यास है जो मोहनदास नेमिशराय ने लिखा है और नेमिशराय से मैं रूबरू मिल चुका हूँ। संयोग से आपको मैं अब बतला दूँ इस उपन्यास पर बात करने से पहले कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला, जिसे राष्ट्रपति निवास कहा जाता रहा, वो उच्च अध्ययन संस्थान में बदल जाता है और आप मोहनदास नेमिशराय वहाँ फेलो के रूप में थे
और मैं एसोसिएट के रूप में इनसे वहाँ रूबरू होता हूँ। संयोग से दूसरी शख्सियत डॉक्टर शिवराज सिंह बैचेल, जिन्होंने बी अम्बेडकर की पत्रकारिता को लेकर के काम किया, पीएचडी की थी, वो मेरे साथ जेएनयू में रहते थे, एक रेजिडेंशियल हॉस्टल में। चलिए, ये बात अलग है। बात दरअसल इस उपन्यास को लेकर के है कि हम बीच बीच में आपसे रूबरू होते रहे, पुस्तकों को लेकर के, उपन्यासों पर चर्चा करते रहे। तो मुझे ये का एक कल ही याद आया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह पुस्तक नेमिष राय जी ने मुझे अपने हाथों से लगभग आज से 10 साल पहले, मैं हैदराबाद एक सेमिनार में पहुंचा था और आप भी वहाँ मौजूद थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो अभी 20वें स्थान पर विश्व में अपना स्थान बनाया है, वहीं से मेरे साथी प्रणय कृष्ण, बजरंग बिहारी तिवारी, जो दलित साहित्य पर लगातार काम कर रहे हैं, तो वहाँ गोष्ठी थी दलित और आदिवासी संदर्भ में, और इसी संदर्भ में दलित और आदिवासियों पर काम करने वाले हरिराम मीणा और भी वीर भारत तलवार मेरे गुरुजी रहे, वो भी वहाँ मौजूद थे। 3 दिवसीय उस सेमिनार में वहीं पर आपने महानायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐतिहासिक उपन्यास आपने मुझे दिया, जिसे मैं बीच बीच में पढ़ता रहा। पढ़ कर के जो मेरे दिल दिमाग पर असर डालती, यह पुस्तक एक तरह से महाकाव्य है। दलित समाज को समझने का, भारत की राजनीति, सामाजिक स्थिति को समझने का, और ऐतिहासिक उपन्यास जब कहा जाता है तो चूंकि डॉक्टर आम्बेडकर भी अब ऐतिहासिक पुरुष की श्रेणी में आते हैं, समानांतर महात्मा गांधी। यह एक बहुत बड़ी द्वंद्वमय स्थिति है कि भारत में उस समय और भी बहुत सारे हुए, लेकिन चोटी पर थी महात्मा गांधी, तो इधर दूसरी तरफ भीमराव अंबेडकर इतने सिरस्त पर कि जब संविधान बनाने की बात आई तो पूरे देश में दृष्टिपात करने के बाद महात्मा गांधी को एकमात्र शख्स दिखाई दिए, वो थे डॉक्टर अंबेडकर, जो सर्वाधिक पढ़े लिखे थे। बैरिस्टर अफला, बैरिस्टर तो महात्मा गांधी भी हुए, और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, जिनमें जवाहरलाल नेहरू तक का नाम आता है, और सभी ने स्वतंत्रता के आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उस समय कंट्राडिक्शन ये था कि हमें अपने दृष्टि साफ रखनी चाहिए कि जब अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में द्वंद्व होता है, बहस होती है, चर्चा होती है, तो चर्चा का निष्कर्ष ये निकल कर के आता है कि महात्मा गांधी अंततः यह कहते हैं कि अगर मैं दलित समाज से पैदा होता तो मैं वही करता जो डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं। ये हमें समझ लेना चाहिए, और यही कारण है कि लोग इन दोनों शख्सियतों को एक दूसरे के विरोध में देखते हैं। हालांकि इस तरह का विरोध तो पति पत्नी के बीच में रात दिन, सुबह से शाम तक होता है, लेकिन फिर भी एक ही परिवार में, एक ही घर में रहते हैं। ठीक इसी तरह से ये दोनों शख्सियतें एक ही देश में थे, और दोनों ही आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। एक देश को सदियों की गुलामी और अंग्रेजों की 200-250 साल की गुलामी से मुक्ति की आज़ादी। दूसरी तरफ भीमराव अंबेडकर को हम इस तरह से जान सकते हैं कि अंबेडकर सदियों से
विषमता का दंश झेलते मूक एक ऐसी जाति जो अनपढ़ रखी गई सामाजिक धार्मिक तौर पर, धर्म का नाम लेकर के किस तरह से भटकाया जाता है, भ्रमित किया जाता है। ये भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह से आईने की तरह समाज के देश के सामने रख दिया, और यहाँ तक कि जो अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और इंग्लैंड में जाकर के गोलमेज कॉन्फ्रेंसिंग हुआ करती थी, तो एक बार ये सवाल उठ गया था कि महात्मा गांधी भी वहाँ मौजूद थे और भीमराव अंबेडकर भी। तो पूछा गया कि दलित समाज का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो उस समय महात्मा गांधी ने कहा कि मैं पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता हूँ, सो हर तबके का भी प्रतिनिधि मैं हूँ। तब भीमराव अंबेडकर ने सवाल उठाया था और उनकी उंगली जो सीधी खड़ी रहती है, उंगली सवाल के जवाब में, हर तरह के सवाल के जवाब में या सवाल उठाने के लिए, तो वहाँ भी वो उठे और कहा कि नहीं, मैं उस समाज का प्रतिनिधि हूँ, उसी समाज से हूँ, और उसी समाज के दंश को मैं जिस तरह से झेल रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, उसका प्रतिनिधि मैं हो सकता हूँ। इसे कहते हैं कि तर्क से कोई लड़ाई लड़ी जाती है और जीती जा सकती है। इस बात की मिसाल भीमराव अंबेडकर होते हैं। वो जितने शिक्षित थे, जितनी डिग्रियां उनके पास थी, उनको देख सुन करके हम दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। बेशक इसको यूँ कह सकते हैं कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जिसे पी कर के वो दहाड़ता है, और ये पहले शेर हुए जो दहाड़ते रहे। हालांकि समय समय पर छोटे छोटे शेर हर दौर में हो रहे हैं, लेकिन वो आंदोलन जो आपने उठाया, जिस तरह से एक तरफ गांधी जी नमक तोड़ो आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, इसी तरह से आपके आंदोलन राजनीति से अधिक सामाजिक आंदोलन थे। आपकी बेसिक ज़रूरतों को लेकर के संघर्ष करते हैं, मंदिर प्रवेश की बात करते हैं, तालाब पर वैसे ही पानी चुल्लू भर मुंह में रखने की, जैसे महात्मा गांधी समुद्र किनारे जा कर के नमक तोड़ो अभियान चलाते हैं, उसी तरह से आप पानी पीने और मंदिर जाने की जद्दोजहद करते हैं। लाठियाँ बरसाई जाती है, अंग्रेज नहीं। वो कौन सा तबका था जो सबको पता है, उस समय आप अकेले थे। तब देश की सर्वोच्च वो महानायक महात्मा गांधी को लगा कि बेशक ये एक ऐसा लेकुना है इस समाज का, तो उन्होंने दलित समाज को एक नाम दिया जो हमेशा से चला आ रहा था, हरिजन। हरिजन नाम दिया महात्मा गांधी ने। लेकिन आज जब हरिजन कहा जाता है तो उससे भी चिढ़ होती है। हरिजन यानी भगवान का आदमी। लेकिन इसमें भी एक छद्म था जो अंबेडकर ने पकड़ा कि केवल नाम भर देने से काम नहीं चल सकता। इसलिए उन्होंने संविधान में, चूंकि संविधान बनाने के लिए आपको सर्वसम्मति से, जब महात्मा गांधी ने कहा कि इस विषय पर सबसे बेहतरीन व्यक्ति अंबेडकर के सिवाय नहीं है, 7 व्यक्ति और भी थे, उनको उतनी दिलचस्पी नहीं थी या मीटिंगों में वो उतने नहीं आते थे, तो सारा काम आपके कंधों पर आ जाता है और आप इस काम को बखूबी करके देश हित में वो काम करते हैं कि सदियों से पीड़ित
विषमता का दर्द झेलती जाति को आप आरक्षण दे करके अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक ऐसा हथियार देते हैं जो आज तक कायम है। और उन्होंने जो बातें कही कि संविधान चाहे कितना भी बेहतर क्यों न हो, जब तक उसे लागू करने वालों की मानसिकता, समझ और दृष्टिकोण साफ नहीं होगा, तब तक ये पुस्तक के सिवा कुछ भी नहीं है। सो वर्तमान दौर में संविधान को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। सवाल तब भी कम नहीं उठे थे, लेकिन उस समय वो व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति महात्मा गांधी जो सवाल नहीं उठा सकते थे, तीसरे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू जो वहीं से वकालत करके आते। आज क्या उससे भी ज़्यादा विकट समय है? ये एक विचार का दूसरा विषय हो सकता है, जो आपकी जयंती के दिन इस तरह के विचार विमर्श होने भी चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए इस बात को लेकर के कि शख्सियतें होती है तो उनको लेकर के हमें गहराई से विचार करना ही चाहिए कि हम कितने सफल हो रहे हैं और कितना क्या करना चाहिए। हमें अपने गिरेबान में झांकने का एक अवसर मिलता है। तो मैं चूंकि उपन्यास के बहाने बात कर रहा हूं, तो मैं याद दिला दूं कि इस उपन्यास की शुरुआत आप नमिशराई जी करते हैं। वो कविता बहुत ही गजब की है, खुशबू। खुशबू और ये भगवान बुद्ध के द्वारा धम्मपद में लिखी गई है। उसको आप शुरुआत में लिखते हैं, खुशबू फूलों की सुगंध केवल उधर जाती है जिधर हवा ले जाती है। फूलों की सुगंध केवल उधर जाती है जिधर हवा ले जाती है, परंतु अच्छे कामों की सुगंध जिधर की हवा है और उधर भी जिधर की हवा नहीं है उधर भी जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर पर बुद्ध का पूरा असर था। उन्होंने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया कि शूद्र क्या होते हैं, पूरी एक पुस्तक लिख डाली। उन्होंने वेदों का पाठ कर डाला और उनकी पखियां उधेड़ करके रख दी, समीक्षा कर डाली, पूरे समाज के सामने चुनौती पेश की और उनको जवाब देने की स्थिति में कोई भी नहीं था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका जीवन, अगर हम ये देखें जितने वो पढ़े लिखे थे, तो उसमें पढ़े लिखे होने के बावजूद वो फिर संघर्ष का जीवन जीते हैं, वापस भारत लौटते हैं। वो चाहते तो फिर सरकारी नौकरी करते हुए अपना जीवन लग्जरियस जी सकते थे। तो वो लोग जो इस समाज से आते हैं और लग्जरियस जीवन जीना की कामना रखते हैं, उन्हें एक बार अंबेडकर के जीवन को समझना चाहिए। और ये उपन्यास इसलिए पढ़ना चाहिए कि उन्होंने ही कहा था, 3 नारे दिए थे उसमें से, शिक्षित बनो, संगठित रहो। तो इस तरह से संगठन रहना, शिक्षा पहले चाहिए। और इसी तरह से बुद्ध ने भी 3 नारे दी, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। वो धर्म कौन सा जिस पर हम विपश्यना तक पहुंच करके पूरे विवरण के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अंबेडकर को लेकर के धर्म की जो विसंगतियां हैं, उस पर जिस तरह से या तो बुद्ध ने सवाल उठाया या कबीर ने सवाल उठाया या फिर भारत में
वर्तमान दौर में एकमात्र अंबेडकर है जिन्होंने सवाल उठाया। फिर अंबेडकर के ही, उनके ही रास्तों पर चलकर, उन्हीं के विचारों पर चल कर के, पढ़ लिख कर के दलित समाज से आने वाले साहित्यकारों ने दलित आत्मकथाएं लिखी। आज वो दलित आत्मकथाएं, कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास, और ये उपन्यास उसमें से एक है जो डॉक्टर अंबेडकर की एक तरह से जीवनी कह सकते हैं। उन्होंने शुरू से लेकर के अंत तक क्या क्या किया, पूरे महाकाव्यात्मक इस 300 साढ़े 300 पेज के उपन्यास में बखूबी लिखा हुआ है। मैं चाहूँगा कि पाठक इसे रूबरू हो, इसके लिए इसके कुछ संदर्भ पढ़ना उचित होगा। उन्होंने आज़ादी के सवाल पर अपना मंतव्य दिया था कि वो कितने आज़ाद है। अगर देश आज़ाद होगा तो उन्होंने लिखा कि यहाँ सामाजिक विषमता किस तरह की है कि एक चींटी पर भी अगर आप पाँव रखते हैं तो वह पाँव को काटे बगैर नहीं रहती। फिर वह अस्पृश्य वर्ग तो सुख दुख समझ सकने वाला मनुष्य है। आखिर वह अपने पर होने वाले इन दुष्ट अत्याचारों को कितने दिन बर्दाश्त करेगा। भारत को आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन आज़ाद भारत के प्रत्येक नागरिक को अगर सम्मान के साथ धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे तो इस आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। ये आप पेज नंबर 51 पर इस उपन्यास को पढ़ सकते हैं। और लगे हाथ मैं पेज नंबर 60 पर ये दिखाने के लिए कि आप अध्ययनशीलता में बेजोड़ थे, गजब के पढ़ाकू थे। मुझे याद आता है कि इस तरह का इतिहास में दूसरा शख्स मार्क्स हुए, जो पुस्तकालय में जितना बैठते थे, यूँ कहा जाता है कि जिस टेबल पर वो यूँ रख कर के बैठते थे, उस जगह पर लकड़ी की उस मेज़ पर, टेबल पर निशान पड़ गए थे। उसी जगह पर जाकर के वो शख्स रोज़ बैठता। इसी संदर्भ में ब्रिटेन की उस लाइब्रेरी में जिसमें आप पढ़ते थे और लाइब्रेरी में पहुंचते थे, तो कहते हैं कि आप सुबह 6 बजे यानी 9 बजे जिस समय लाइब्रेरी खुलती थी, जिस समय बंद होती थी, पहले शख्स होते थे जो वहाँ पहुँचते थे, और पहले शख्स होते थे जब लाइब्रेरी बंद होती थी तो ये निकलते थे। इस तरह से जुनून जब उस पुस्तकालय वाले ने देखा तो उन्होंने भी कहना पड़ा कि ये कितने बड़े पढ़ाकू हैं। तो इसी संदर्भ में हम एक और उदाहरण है जो दिया जा सकता है कि जब आप कानून मंत्री थे, विधि मंत्री थे, तो उस समय आप रेल से यात्रा करते थे तो आपकी रेल की बोगी किताबों से भरी हुई रहती थी। आप एक बार यूपी से गुजर रहे थे तो राज्यपाल ने चूंकि प्रोटोकॉल के तहत कहा कि आप चूंकि यूपी से गुजर रहे हैं और आप हमसे राजभवन में मिलने आइए। तो जब ट्रेन रुकी हुई थी तो उन्होंने कहा कि मेरे बहुत सारे साथी हैं, उनको छोड़ करके राजभवन में आपसे मिलने आऊँ, ये संभव नहीं होगा। उन्होंने मना कर दिया मिलने से। यानी वो कितने अपने मिशन में लगे हुए थे। मिशन से मतलब ये था कि वो इतना पढ़ लेना चाहते थे। और महाराजा बड़ौदा से एक बार डिस्कस के तहत उन्होंने कहा था कि जब उनके साथ उनसे स्कॉलरशिप उनको मिली थी और उनके यहाँ वापस आकर के उन्होंने काम किया था, तो उन्होंने उनके रहने को लेकर के जो जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा था उस पर वो मिलने गए थे। तो उस पर वो ज़्यादा कुछ बोले नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं तो क्या क्या पढ़ना चाहिए, अगर इतना क्यों पढ़ना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना इसलिए पढ़ लेना चाहता हूँ ताकि ये समझ सकूँ और समाज को बता सकूँ कि उनको क्या करना चाहिए। ये बताने की दृष्टि में पैदा कर सकूँ, ये शिक्षा से ही मिल सकती है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ।
और मैं फिर वापस याद दिलाना चाहता हूँ कि राज्यपाल ने जब उनसे राजभवन में आकर के मिलने का कहा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको राजभवन से इस तरह का प्रस्ताव ऑफर मिलेगा वो दौड़ा दौड़ा जाएगा, मंत्री भी। लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकराया और कहा कि मेरे साथ बोगी में बहुत सारे और मेरे दोस्त हैं, उनको छोड़ करके मैं नहीं आ सकता। तो राज्यपाल रेलवे स्टेशन पहुंची और उस बोगी में ही मुलाकात हुई, और वहाँ बैठ करके जब बात हुई तो पता चला कि उस पूरी बोगी में किताबें किताबें भरी हुई थी। जो उनके साथ भीमराव अम्बेडकर के साथ जब वो चाहे अपने सारा खाली समय किताबों के बीच में गुजारती थी। दूसरा उदाहरण है कि जब वो ब्रिटेन से वापस लौट रहे थे भारत, तो जितने पैसे बचे हुए थे उन सब से किताबें खरीदी गई और बोरियां भर के किताबें साथ में आती। और इधर यहाँ जब उनको किताबें खरीदनी थी और पैसे जितने थे उतने से वो खरीदी नहीं जा सकती थी, तो उन्होंने एक टाइम का खाना चाय पर छोड़ दिया और उस बचे हुए खाने का भी उन्होंने किताबों में लगा दिया। तो इस तरह से जब वो कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, तब उसका मतलब ये निकल के आता है कि संगठन की उन्होंने मिसाल पेश की, शिक्षा की उन्होंने मिसाल पेश की और उदाहरण दिया कि शिक्षा आपको सवाल करना सिखाती है, सही और गलत क्या है इसको सिखाती है। वो संगठित रहेंगे तो गलत हो रहा है लगातार उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। तो इस तरह से हम इस उपन्यास के बहाने और भी बहुत सारी बातें, इस उपन्यास को मैंने कोई 4-5 साल पहले पढ़ा था, फिर अवसर मिला तो इसको पढ़ करके फिर पुनः मैं विस्तार से बात कर सकूंगा। लेकिन फिलहाल सामने कल ही जो जयंती मनाई जा रही है उससे पूर्व हम इस उपन्यास के बहाने और सैल्यूट करते हैं मोहनदास नेमिशराय कि वो जब मुझे भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में मिले थे तो अकेले व्यक्ति थे। वहाँ सेमिनारों में जिस तरह से वो बोलते थे, जो वो लिखते थे, ठीक वैसे ही वो बोलते थे, और उस बात को उन्होंने अंजाम दिया कि शिक्षा वो दूध है शेरनी का, जिसे जो पीता है वो दहाड़ता है। मैंने नेमिशराय जी को इसी तरह से अपनी बात रखते हुए बुलंद आवाज़ में, बाकी के जितने फेलो थे सिर्फ टुकुर टुकुर देखते थे और चुपचाप सुनते थे। शायद उन्होंने अंबेडकर को पूरी तरह से जिया, आत्मसात किया। और इस उपन्यास में एक ऐतिहासिक नायक को, बेशक उपन्यास के बतौर कमियां रह सकती है, शैलीगत, शिल्पगत, विषयगत एक महत्वपूर्ण तत्व होता है उपन्यास का कल्पना तत्व, लेकिन ऐतिहासिक उपन्यास में ये तत्व नज़रअंदाज किया जाता है। फिर भी मांस मज्जा भरने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, वो कमी हो सकती है। प्रूफ रीडिंग की ज़रूरत थी। हो सकता है कि ये 2012 में लिखा गया और वापस तुरंत उसी अगले महीने में फिर एडिशन आता है और आप एक हज़ार प्रतियाँ छपवा रहे थे। इस उपन्यास में लिखा हुआ है और हर 2-3 महीने में फिर 1000 प्रतियाँ इस तरह से आपने अभियान चलाया। और उसी अभियान के तहत मुझे आपने शिमला में नहीं, दिल्ली में नहीं, हैदराबाद में, सुदूर दक्षिण में, जहाँ मैं पहली बार गया और उस गोष्ठी में आपसे मुलाकात हुई और बहुत सारी और भी शख्सियतों से, तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और भीमराव अंबेडकर जयंती पर आप इसे पढ़ सुनकर इस पर टिप्पणी करें, अपनी राय दें। मैं शुक्रगुजार हूँगा
उनका जो इस वीडियो को आगे इतना बढ़ाएं कि कम से कम जानने वाले इतना जान सके कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जब उन्होंने एक नारा दिया और पढ़ कर के हमें उस निम्न तबके तक सोचना चाहिए, उसके लिए खड़ा होने की ज़रूरत है, उसकी आवाज़ बनने की ज़रूरत है। शिक्षा का मतलब आवाज़ बनना, समय पर आवाज़ उठाना भी होता है। धन्यवाद।